क्लास 12, दिस इज द कैसा वेलकम टू नो कैड ऑनलाइन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई फिजिक्स की बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो सेकंड वीडियो हमने डिसाइड किया था वो वीडियो जो है उसमें हम आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स में उन सबको पढ़ाने वाले थे। लिटरली हम आपको पढ़ाना चाह रहे थे। वैसे हम पढ़ाएंगे ज़रूर आपको, लेकिन जो सेकंड वीडियो जो हम अभी डाल रहे हैं या जो आप देखेंगे अभी, वो वीडियो जो है फिजिक्स के एक ब्लूप्रिंट के हिसाब से रहेगा, ताकि मैं आपको फिजिक्स का पूरा ढांचा समझा दूं, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जब मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के चैप्टर्स का ओवरव्यू भी अच्छे से नहीं पता और कहाँ से कितना पढ़ना है वो भी नहीं पता। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आई होप कि आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी, जिसमें आपको मैंने चैप्टर के फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको बताए हैं। वो क्वेश्चंस इतने सफिशिएंट हैं कि उनको आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपके जितने भी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आप एग्जाम बना के आ सकते हैं। बहुत बार जब मैं कहता हूं कि 70 आउट ऑफ 70 आप ला सकते हैं तो बच्चे जो समझते हैं कि मैं कुछ भी फेंक रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। देखो बच्चों, एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया और आप ला लोगे। नहीं, एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन, आपका माइंडसेट, आपने किस तरीके से लिखा, कैसे एक्सप्लेन किया, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे हमारे पास हमारे सेंटर में या हमारे ऑनलाइन बैचेस में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन हमें क्या उम्मीद है कि वो मेरिट में आएंगे 12th के सीबीएसई या सीजी के? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा सिर्फ दिमाग से तेज नहीं होना पड़ता है बोर्ड में। दिमाग से तेज होना जेईई नीट में काम कर देता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होता है, आपकी लिखावट, प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। तो मैं जब कहता हूँ 70 आउट ऑफ 70 इसका मतलब ये रहता है कंटेंट वाइज, क्वेश्चंस वाइज आप अगर वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। आप उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में किस तरीके से लिखते हैं कि एक भी नंबर ना कटे, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको 70 में 70 मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस देता हूँ। रिलैक्स मोड में आप इस वीडियो को देखिए, मैं भी रिलैक्स मोड में चीज़ों को बताऊंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में डर है वो दूर हो। बाकी इसके बाद जो वीडियो में डालूंगा, थर्ड वीडियो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वीडियो, उसमें मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा था पहले कि मैं आपको चैप्टर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में। मैं कितना भी स्पीड लिखूंगा, मुझे लिखना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको मुझे अच्छे से पढ़ाना है। इसलिए मैं जो लेक्चर्स लूंगा, जो चैप्टर्स में आपको समझाऊंगा, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, डेफिनेशन, जो भी समझाऊंगा मैं आपको, वो आपको मैं वही जो सिंपल हम करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। और प्लस आपको मैं हर चैप्टर का नोट्स दूंगा। यस, मैं सही बोल रहा हूँ। चाहे वो चैप्टर नंबर 1 हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत, या आखिरी चैप्टर हो कम्युनिकेशन सिस्टम, मैं सबके नोट्स आपको दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, वो नोट्स जो अपने इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को करवाते हैं साल भर और बच्चे उसको लिखते हैं, वैसा नोट दूंगा मैं। ठीक है आपको? तो देखिए, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपको करना, जो आपके सिलेबस में है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत। ठीक है, तो इसको आप तो मैं हिंदी में लिख देता हूं स्थिर विद्युत। इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत, हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर हमारे पास है उसका नाम है विद्युत विभव, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत विभव। ठीक है, फास्ट लिखता हूं मैं, विद्युत विभव। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों चैप्टर मिला के जो है ना 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों चैप्टर मिला के आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस। ये दोनों चैप्टर से आएंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन। अब मैं आपको इसमें कुछ अच्छी चीजें बताता हूं। देखो, 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे रहते हैं? 5 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। अब जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता यह है कि स्थिर विद्युत का गॉस का जो एप्लीकेशन है, वो गॉस का जो एप्लीकेशन क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग है वो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो है कैपेसिटर, संधारित्र, मतलब यहां से गॉस और यहां से संधारित्र, इनके क्वेश्चन और में रहते हैं 5 नंबर में। तो मेरा सजेशन ये रहता है उन बच्चों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है फिजिक्स में और लगता है कि सर डर लग रहा है, उतने अच्छे से साल भर नहीं पढ़े हैं, तो पीडीएफ तो आप पढ़िए ही, वहां से डर खत्म हो जाएगा। प्लस में बताऊंगा भी चीजें, चैप्टर करवाऊंगा। और आसान करना है आप लोगों को, तो आप लोग क्या कर लीजिए,
ये चैप्टर मत पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर से 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो संधारित्र से आता है, जो कि इसके गॉस के साथ अथवा में रहता है। तो अगर आप ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका 5 नंबर छूटने वाला नहीं है। रही बात 3 नंबर की, तो 3 नंबर में भी देखा गया है कि मैक्सिमम केस में इसी चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये छोड़ देंगे तो भी आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा, यहां से आपके 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितना नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 7 मार्क्स के। और यहाँ पे 3 नंबर के भी क्वेश्चंस होते हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो यहां से होता क्या है, आप ध्यान दोगे, 2 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। यानी, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक प्रो टिप दे रहा हूं आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एग्जाम में क्या होता है, 5 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन सबसे बनते हैं, मतलब रट लेते हैं कुछ भी करके, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे फंसते कहां पे हैं? 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में। और सबसे ज्यादा वेटेज भी किसका होता है? 3 नंबर वाले क्वेश्चन का, क्योंकि 3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो 12 × 3 = 36, मतलब 12 × 36 नंबर क्वेश्चन आपके मात्र 3 नंबर क्वेश्चन के आते हैं। और बच्चे वहां फंसते हैं, क्योंकि वहां पे वो बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन जो पीडीएफ दिया हूं उसमें सारे 3 नंबर क्वेश्चंस मैंने आपको देके रखा है, उसको पढ़ोगे तो आप फंसोगे नहीं कहीं पे। तो जिन चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उन चैप्टर से को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो इसके भी सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में डाल के दिए हैं आपको। अब यहाँ से क्या क्या आ सकता है वो आप समझिए। यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज आ सकता है, मीटर ब्रिज आ सकता है, पोटेंशियोमीटर विभव मापी जो है वो आ सकता है, और क्या आ सकता है, तो ईएमएफ, वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब विभव और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आ सकता है। किरचॉफ का नियम आ सकता है। किरचॉफ के 2 लॉज होते हैं, केवीएल और केसीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का विभव का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम, ये आ सकते हैं यहाँ पे 3-3 नंबर के लिए। सारा कुछ मैंने पीडीएफ में दे दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पे आपको एक ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप दिमाग में रिलैक्स कर सके कि इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो 4th नंबर का चैप्टर होता है वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर का नाम है। अब ये 4था होगा या 5वां होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। अब और दूसरा इसमें 5th चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, चुंबकत्व बोलते हैं इसको, ठीक है, चुंबकत्व इस चैप्टर का नाम है। अब इन दोनों चैप्टर से जो है ना, इन दोनों चैप्टर से कंबाइन 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, और 3 नंबर का आता है एक। और ये भी कंफर्म है कि जो आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, चुंबकत्व वाला चैप्टर है, वहां से सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 5 नंबर के लायक तो क्वेश्चन है नहीं वहां पे। और 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है? धारा का चुंबकीय प्रभाव से आता है। इसमें क्या आ सकता है? तो बायो-सेवर्ट्स का नियम पढ़ा होगा आपने, उसके जो एप्लीकेशन अनुप्रयोग है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीजें पीडीएफ में मैंने पहले से दे दी। आप नए हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो नहीं देख पाए हैं, तो आपको मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। ये मटेरियल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये अपने आप में एक लौता ऐसा मटेरियल है जहां आपको हर चैप्टर के 5 साल के प्रीवियस ईयर के साथ एकदम 100% सटीक आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो इतना सटीक है कि इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में 1 नंबर भी कटने वाले नहीं है। लेकिन कंडीशन, आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए, प्रेजेंट अच्छे से करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन के लिए मैं जिम्मेदारी लूंगा कि जो पढ़ेंगे वही आएगा, बाकी लिखने की जिम्मेदारी और प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। बाकी मेरी गारंटी है कि फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस मैं दिलवाऊंगा। हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMI। और इसी के साथ जो हम आता है वो है अल्टरनेटिंग
करंट, इसको बोलते हैं एसी। तो एक है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। अब आप याद रखेंगे इन दोनों से कंबाइन जो है 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का यहाँ से, 4 नंबर का यहाँ से। इसके भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें जनरली आपने देखा होगा वो क्वेश्चंस आते हैं ना, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, एक टीचर अपने बच्चों को कुछ बता रहा होता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर था, या टीचर के कौन से गुण को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ बड़े होते हैं बट उसका आंसर बहुत 2-3 लाइन का होता है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं। तो 4 नंबर का आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, और 4 नंबर का आता है अल्टरनेटिंग करंट एसी से। तो इसको भी आप अच्छे से करेंगे, पीडीएफ में मैंने दे के रखा हुआ है हर चीज। यहाँ से पीडीएफ जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। यहाँ से क्या क्या आ सकता है, यहाँ से आ सकता है IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य, सॉरी रूट मीन स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में। तो देख लेंगे तो क्या कभी क्या होता है ना कि हिंदी थोड़ा सा कठिन है बोलने में। अब इसको मुझे पता है वर्ग माध्य मूल ऐसा कुछ बोलते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल वैल्यू कुछ ऐसा बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। अब एक बार देख लेंगे उसको। ये आता है फिर एवरेज पावर, ये आता है यहाँ से एवरेज पावर के नाम से। अब मुझे देखो एवरेज का मैं अभी हिंदी समझ जो भूल रहा हूँ, एवरेज को औसत कहते हैं। तो औसत पावर को बोलते हैं पावर, या पावर को शक्ति कह सकते हैं, औसत शक्ति बोल सकते हो आप। एवरेज पावर आता है, LCR सर्किट होता है वो आता है यहाँ से, ट्रांसफार्मर होता है वो आता है यहाँ से। सब पीडीएफ में क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिया गया है, ठीक। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, मैं मिटा देता हूँ इस चीज को, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, इसको हम कहते हैं EMW। यहाँ से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, मात्र एक क्वेश्चन 3 नंबर का। क्या आता है पीडीएफ में दिया हुआ है, फिर भी समझाओ सर। तो यहाँ से क्या आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने ये चैप्टर जो होते हैं ना, ये चैप्टर्स क्लास 11th में हम पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना के नाम से। उसमें 4 चैप्टर, मतलब अगर आप क्लास 11th के केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु संरचना पढ़ लोगे तो कक्षा 12वीं में क्लास 12th में आपको 4 चैप्टर कौन कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, प्रकाश मतलब सॉरी मैटर पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति 2 चैप्टर हुआ, एटम्स एंड न्यूक्लियई परमाणु और नाभिक, और चौथा हो गया आपका जो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना होता है वो है, मतलब एटम्स एंड न्यूक्लियई, मतलब 2 चैप्टर वहां पे हो गए। तो 4 चैप्टर की पूर्ति करता है अगर आप 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लेते हो। और अगर कोई 11th वाला देख रहा है तो समझ जाओ, अच्छे से पढ़ो अपने 11th को, 12th ऑटोमेटिक बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ से 3 नंबर के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछा जाएगा एक्सरे कैसे बनता है, इसके 2 गुण और इसके 2 उपयोग लिखिए, या अल्ट्रावायलेट रे मतलब परावैंगनिक किरणें कैसे बनती है, इसके 2 प्रयोग और इसके 2 जो है गुण लिखिए। ऐसे बोलेगा इंफ्रारेड रेज कैसे बनती है, इसके 2 उपयोग और इसके 2 गुण लिखिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सब पीडीएफ में दे दिया हूं, उसको पढ़ लेना। और रही बात, मैं खुद अभी जो है आपको इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं केमिस्ट्री का कर देना सर, मैथ्स का कर देना। तो बच्चों अगर हम हेल्प करने के लिए आपको आए हैं तो बहुत सब सारा प्लानिंग करके आए हैं। केमिस्ट्री का भी सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ पहले से बना हुआ है, उसको भी मैं बहुत जल्दी डालूंगा। और साथ ही साथ केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा। खासकर बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होगा, नेम रिएक्शंस याद नहीं होता है, रिएक्शंस याद करते जरूर है लेकिन उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो आई विल ऑल्सो inform you about all the chemistry details and all the important question from the chemistry। हिंदी मीडियम वाले मैंने कहा इंस्टाग्राम का मैंने आपको अपना वो दिया है, किसी को मैंने देता हूँ, आप वहाँ डीएम कीजिए, आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कोई हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है किसी क्वेश्चन में, आप मुझे भेज दीजिए, अपना हेडेक मत लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। तो मैं दोनों के साथ हूँ, हिंदी मीडियम वाले के साथ भी हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले के साथ भी हूँ। लिटरली मैं बताऊँ तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, बार बता चुका हूँ आपको मैं ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है मैं फिर से 1-2 कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आता है तो वो चैप्टर नहीं, वो है यूनिट। यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स में 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है
वेव ऑप्टिक्स। अब अगर इन दोनों को मिला के टोटल आपके एग्जाम में 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 14 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं पहले रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स से 5 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म मानी आएगा। कौन सा आता है सर? तो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से एक आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, और यहां से एक आता है टेलीस्कोप। अब हिंदी मीडियम वालों को तो पता होगा ना, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी उसको बोलते हैं, ये रहता है। अब कई लोगों को ना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को पढ़ने में, इसके डायग्राम को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। कठिनाई क्यों आती है बच्चों, में बताऊं? कुछ कठिनाई नहीं है, कठिनाई आपको इसलिए आती है कि आपको सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा, समझे बात को, क्योंकि आप दिमाग से तेज हो, आपको इंटरेस्ट है, आपको कहीं सही से पढ़ाया जाए तो आप बैठ के पढ़ोगे, समझोगे। लेकिन होता क्या है ना कि आपके स्कूल में ना ही आपके कोचिंग में सही तरीके से आपको बताते ही नहीं है। बस एक टॉपिक लिखा, डायग्राम छापा, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों ऐसा किए, क्यों एंगल लिए, क्यों ये त्रिभुज लिए, क्यों यहाँ पैथागोरस लगाए, क्यों यहाँ इंटीग्रेशन किए, क्यों यहाँ डिफरेंशिएशन किए, ये स्टेप के बाद ये स्टेप क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। छपी छपाई चीज को बस छाप देते हैं, या कई बार तो छापते भी नहीं, छाप के लाने बोलते हैं। यही तो है ना टस, यही तो आपके साथ होता है ना। गलत बोल रहा हूँ क्या? कमेंट करके मुझे बताओ ये कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मुझे पता है ऐसा ही होता है, और यही चीजें मुझे चेंज करनी है। अगर बच्चा साइंस ले रहा है तो वो रियल साइंस पढ़े, वो रट ना ले या कोई भी चीज एक्सेप्ट ना कर ले, ठीक। कभी कभी मैं थोड़ा सा एक्टिविस्ट टाइप में बात करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये चीजें हैं थोड़ा सा एक्टिविस्ट वाली। मेरे स्टूडेंट मेरे बारे में जानते हैं। तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और इसके और में आता है कुछ डेरिवेशंस। कौन कौन डेरिवेशंस? एक डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2, ये आता है। ये आपने ये पढ़ा होगा। फिर आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ा होगा आपने। उसके बाद आपने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर पढ़ा होगा, स्फेरिकल सरफेस मतलब गोलीय सतह से अपवर्तन आपने पढ़ा होगा। तो वो जो डेरिवेशंस है ना, जो मैंने पीडीएफ में दिए हैं, ये देखो, या तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप करो, ठीक, इनमें से कोई एक। और जो बाकी इस चैप्टर में जो रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाशिकी, इसमें जो बाकी डेरिवेशंस हैं उनमें से कोई एक और में रहता है, ठीक। अगर किसी बच्चे को माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मान लो उसके बाद भी प्रॉब्लम हो, वैसे होगा नहीं आपको, फिर मैं बता रहा हूँ, तो आप सिर्फ ये वाले डेरिवेशंस कर लें जो प्रकाशिकी में, रे ऑप्टिक्स में है, किरण प्रकाशिकी में है। जैसे ये वाला डेरिवेशन, लेंस फॉर्मूला, इसको कर ले तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और में रहता है, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं। रही बात वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में से आपको पता होना चाहिए 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ सकता है, उसके बाद इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आ सकता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये आ सकता है, और सारा क्वेश्चन जो है पीडीएफ में मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक। तो 14 नंबर का ये चैप्टर है, इसमें रे ऑप्टिक्स से मैक्सिमम नंबर आते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वेव ऑप्टिक्स से। इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है, ठीक। तो नेक्स्ट ऑप्टिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब अगर आप इसकी बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बच्चों, तो यहां से जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है डुअल नेचर से। यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डुअल नेचर से। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों यहां से। क्या क्वेश्चन आ सकता है? पीडीएफ में पहले दे चुका हूं, पीडीएफ नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पीडीएफ में जाने का लिंक है, प्लस आई बटन में वो लिंक आ रहा होगा, वहां से आप जा सकते हैं। अब आप सुनिए, यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या आता है? बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर होता है ये। इसमें आपको ये प्रूफ करने दे सकता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। इसको डी ब्रॉय समीकरण बोलते हैं, डी ब्रॉय इक्वेशन। हाँ, आप लोग डी ब्रॉगली भी बोलते होंगे, बट वो ब्रॉगली नहीं, ब्रॉय है, डी ब्रॉय इक्वेशन, ठीक है, ठीक। उसके बाद इसमें एक और चीज आ सकता है, इसमें आ सकता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये क्या है? ये है आपका प्रकाश विद्युत
प्रभाव। आपको पता होगा ना कि मेटल के सरफेस पे जब आप एक फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिराते हो तो उस एनर्जी को लेकर यहाँ के हल्के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन बाहर कूद जाते हैं। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पढ़ाऊंगा मैं इसको, आगे नोट्स भी दूंगा। यहाँ से 4 नंबर का आता है, इसके इंपॉर्टेंट भी पीडीएफ में मैंने पहले से मेंशन कर दिया है ताकि आपका काम आसान हो सके। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम होता है एटम्स एंड न्यूक्लियई। ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियई। अब आप बात करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियई से भी जो है आपका टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एटम से, इसलिए 2 चैप्टर इसको बोलते हैं, और 3 नंबर का आता है न्यूक्लियई से। अब इसके भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, ये जो इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। एटम्स की बात करते थे, एटम से क्या आता है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड का जो है ना अल्फा जो पार्टिकल है उसको बौछार करके एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो वाला है। उसके बाद यहाँ पे ना बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, परमाणु मॉडल है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं न्यूक्लियई की बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेशंस वाइज क्वेश्चंस आते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब क्या होता है, 3 नंबर के आते हैं बच्चों। सारा क्वेश्चन मैंने आपके पीडीएफ में लिख दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे, आपका काम चलेगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैंने कहा ना, मैंने हर चैप्टर का मैं आपको अच्छे से एक बार नोट्स जो मैं आपको दूंगा ना उससे पढ़ाऊंगा मैं हर चीज़। आपको कुछ डाउट रहे तो मैं तो अवेलेबल हूँ। कहाँ का अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हूँ जो कि अनलॉक 95 12 के नाम से है, और टेलीग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ जो कि नोअकैड सीजी बोर्ड के नाम से है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, हमारा ऐप भी है नोअकैड के नाम से, प्ले स्टोर से आप जाके, या जो ऐप स्टोर है एप्पल का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जो यूज़ करना है आप कीजिए। यहाँ पे हम टाइम पास करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है, तब जाके आपके लिए वीडियो बनता है। क्योंकि अभी जेईई का एग्जाम भी है, हमें उसके लिए भी बच्चों को पढ़ाना है, नीट का एग्जाम करीब आ गया, पीटी का एग्जाम करीब आ गया, पीएटी का एग्जाम करीब आ गया, पीपीएसटी का एग्जाम करीब आ गया है, उन सब के लिए पढ़ाना है। तो टाइम का दिक्कत होता है, तो जो भी चीज़ आपको दी जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और बहुत ज़्यादा जो है टाइम निकाल कर आपको प्रोवाइड की जाती है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है चैप्टर, इसका नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर। यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। बहुत ही नॉर्मल सा, समझने वाला प्लस याद करने वाला चैप्टर है। समझने के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, न्यूमेरिकल्स यहाँ से नहीं आते। क्या क्या पढ़ सकते हो आप यहाँ से, तो पीडीएफ में सब दिया, फिर भी बता देता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद जेनर डायोड, एलईडी, उसके बाद फोटो डायोड, उसके बाद आप पढ़ सकते हो, फोटो डायोड के बाद आप पढ़ सकते हो यहाँ से, अगर आपको मन करे एकदम ज़्यादा, तो अंदर घुसने के बाद बहुत सारे और भी टॉपिक्स आते हैं। ठीक, अलग अलग टाइप के जो है सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब आपका मैंने काम आसान किया ना, आप पीडीएफ जाइए और डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम से, जो वीडियो मैंने डाला है ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स से, वहाँ से डालिए और डाउनलोड करके उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक, यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी यहाँ से रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चैप्टर उसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, बहुत मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। जैसे आपको पता है मैं सीएस से, कंप्यूटर साइंस से हूँ, ठीक, और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। ठीक, तो आपको पता होगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि मेरा काम होता है हार्डवेयर वाला काम और सॉफ्टवेयर वाला काम, दोनों मेरा काम होता है। दोनों काम मैं करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब इसमें मज़ा आता है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं पढ़ाऊंगा भी वैसे आपको। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सिम क्या होता है, ये एएम क्या है, एफएम क्या है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम क्या होता है, ये आपने राउटर नाम सुना होगा, वाईफाई में राउटर यूज होता है, राउटर क्या होता है। उसके बाद मॉडेम सुना होगा आपने नाम, मॉडेम क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में ऐसा ही नाम, दोनों सेम ही नाम है ना। तो हिंदी वाले ये नहीं बोलेंगे कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे, हिंदी में मुझे खुद नहीं पता है कि राउटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इवन आप खुद नहीं पढ़ोगे राउटर को हिंदी में। उसके बाद आप इसमें पढ़ना चाहोगे कि कम्युनिकेशन काम कैसे करता है, लैन वैन ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से हम बात करते हैं, किस तरीके से फोन कॉल्स होते हैं, किस तरीके से वाईफाई ट्रांसफर होता है, किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती है। बट आपके सिलेबस में छोटा सा दिया हुआ है। इसमें फिर टीवी टावर पढ़ोगे कि टीवी का प्रकाशन नहीं बोलते हैं उसको, प्रकाशन तो पब्लिकेशन होता है, टीवी का प्रसारण टेलीकास्ट कैसे होता है। मैंने कहा ना हिंदी बहुत हार्ड है,
प्रसारण कैसे होता है, टेलीकास्ट कैसे होता है टीवी का, ये भी जो है आप वहाँ पे पढ़ोगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार सा चैप्टर है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, होती है। इसके भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता रखे हैं। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब रैप करता हूँ मैं इस वीडियो को। मकसद क्या था इस वीडियो का मकसद ये था आपको ये समझाना कि बच्चों ये पूरे चैप्टर्स हैं आपके, इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और कहीं कहीं कहाँ से और आते हैं, मैंने वो भी आपको बता दिया। कौन चैप्टर आप स्किप कर सकते हो मैंने आपको वो भी बता दिया। इससे आपका क्या फायदा, इससे आपका फायदा ये कि आपको आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठेगा कि हाँ इतने ही चैप्टर्स हैं। क्यों ऐसा बैठेगा? क्योंकि मुझे पता है बच्चों, कई सारे बच्चों को जो है ना अपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चैप्टर का नाम भी याद नहीं होता लाइन से, ठीक। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं हर तरह के प्राणी से मिलता हूँ, मैं बहुत दिमाग वाले प्राणी से भी मिलता हूँ, मैं ऐसे प्राणी इन द सेंस स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। वी ऑल आर प्राणी है ना, बायोलॉजी वाले इसको समझ पाएंगे। वी ऑल आर एनिमल्स, ओके। सो मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल जो है वो ह्यूमंस कहलाते हैं, होमो सेपियंस। तो वी आर होमो सेपियंस। तो मैं हर तरह के प्राणी से मिलता हूँ, मुझे हर इंसान का माइंडसेट पता है। मैं किसी बच्चे को 2 दिन पढ़ा दूँ तो मैं उसकी पूरी जनकुंडली बता सकता हूँ कि वो क्या सोचता है, क्यों सोचता है, कहाँ अटकता है, कहाँ नहीं अटकता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कुछ सुपर पावर्स है मेरे अंदर। ये चीज़ें स्किल से आई है, पढ़ाने से आई है, ऑब्जर्वेशन से आई है और अपने काम के प्रति ईमानदारी से आई है। तो मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया अच्छे से। अब आप PDF जो दिया है वहाँ जाइए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हिंदी मीडियम वाले आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, कहीं भी डाउट आ रहा है मुझसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू, जो कि ऋतिक एसआर झा के नाम से है, मुझसे पूछ लीजिए, DM करके मुझसे पूछ लीजिए। दूसरी बात मैं आपको ये भी बोल दूँ कि मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट दे दिया है। कई सारे बच्चे बोल रहे थे 3 नंबर का इंपॉर्टेंट लिखो, 4 नंबर का लिखो। नहीं बच्चा, मैंने आपको सब एक साथ दे दिया है। मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना है। मैं चाहता ना तो उस PDF के ऊपर 3 वीडियो बनाता और 3 बार मुझे अलग अलग व्यूज मिलते। जैसे मैं लिखता ऑल 3 क्वेश्चंस, मैं लिखता ऑल इंपॉर्टेंट और 4 नंबर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 5 नंबर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे क्या होता, 3 वीडियो बनता। उसी एक वीडियो को मैं कट कर देता 3 पार्ट में, आप 3 बार देखते, 3 बार में मुझे फायदा होता। बट मैं नहीं चाहता हूँ आपका समय बर्बाद हो, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सारे नंबर्स मैंने बता दिए। स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा रुक के। अभी मैं चलता हूँ, मुझे अभी वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी आप लोगों को रे ऑप्टिक्स, जो कि किरण प्रकाशिकी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, और अल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब आपका प्रत्यावर्ती धारा, इसके ऊपर पहला वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो जो भी आपको करना हो इस वीडियो के साथ आप कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो।